अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और ज़्यादातर जो खबरें हैं वो अभी नहीं बल्कि सुबह आना शुरू हो जाएंगी। यानी कि आप समझ लीजिए कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब समातों का आगाज़ हो चुका होगा। बड़ा ही तहलका खेज़ किस्म का ये हफ्ता है जिसमें बहुत से अहम फैसलों के या तो इम्कानात हैं या फिर अहम केसेस की समातें इस नहज पर ज़रूर होंगी कि कुछ आइडिया हो जाएगा कि आने वाले टाइम का मंजरनामा क्या होने जा रहा है। तो कल और परसों एक दो दिनों के अंदर अंदर बहुत से जी अहम जो मामलात हैं वो काफ़ी खुलना शुरू हो जाएंगे। इस हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि कौन से अहम केसेस हैं जिनके फैसले होने जा रहे हैं या उनके ऊपर सुनवाई अपने आखिरी मराहिल में दाखिल होने जा रही है। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जी किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया, इस पर बात करेंगे। 9 मई के प्लान्स फाइनल हो रहे हैं दोनों तरफ से। पीटीआई अपने प्लान्स फाइनल कर रही है तो हुकूमत ने भी अपने प्लान्स बनाए। इसके ऊपर भी थोड़े बात करेंगे, दोनों के प्लान्स क्या हैं। और गुजरात के वाक़े का, जिसका खारिया के वाक़े का जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, उसका भी ड्रॉप सीन हो गया फाइनली, तो उसके ऊपर भी आपको अपडेट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी गुजरात के वाक़े पे आखिर में जाएंगे। पहले हम केसेस की बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे अहम केसेस हैं जिनकी समाअत होनी है। सबसे पहले तो जी सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। वहाँ पर पहला केस बहुत इम्पॉर्टेंट किस्म का, जिसकी सबको इस वक्त एक सांस जिसने रोकी हुई है, और वो है मखसूस नशिस्तों का मामला। पीटीआई की मखसूस नशिस्तें अगर उनको मिल जाती हैं, और इन केस अगर हम इस फैसले को यूँ भी देख लें कि वो इनको नहीं मिलती लेकिन जिन्हें मिली हुई हैं उनके पास भी नहीं रहती, दोनों तरह का फैसला आ सकता है। ये भी हो सकता है कि वो नशिस्तें इनको मिल जाएं, ये भी हो सकता है कि वो नशिस्तें किसी को भी ना मिलें, उनको भी ना मिलें जिनमें इजाफी तौर पर बांट दी गई हैं, और पीटीआई को भी ना मिलें। और ये भी हो सकता है कि ये नशिस्तें उनको मिली रहें। तो तीनों तरह का फैसला इस केस में आ सकता है। और इस केस में मेरा अपना जो एक ज़ाती ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए इस फैसले को बहाल रखना बड़ा मुश्किल है। अगर मैक्सिमम भी इस पर कोई आप समझ लें कि दूसरे लोगों की फ़तह है, तो वो सिर्फ ये है कि शायद उनसे वो नशिस्तें छिन जाएं जो उन्हें इजाफी मिली हैं। और इस बुनियाद के ऊपर ये केस पीटीआई के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और फिर बिल्कुल इस बात की भी गुंजाइश मौजूद है कि पीटीआई की ये हक बनता है, जमहूरी रिवायत के तौर पर देखा जाए तो पीटीआई का हक बनता है और उसको ये नशिस्तें मिलनी चाहिए। तो जी बड़ा इंटरेस्टिंग कल ये केस होने जा रहा है। इस केस में पीटीआई ने एक और जो काम किया है वो ये कि उन्होंने एक नई दरख्वास्त भी दायर कर दी है एडवोकेट फैसल सिद्दीकी के तवसुत से। और इस नई दरख्वास्त में उन्होंने अब एडिशनली ये कहा है कि जो नोटिफिकेशन हो चुका है, एक्स्ट्रा नशिस्तें जो बाकी जमातों में बांट दी गई, उनको डी नोटिफाई किया जाए। तो उन्होंने जहां वो अपनी नशिस्तों की डिमांड की है, वहीं पहले इंटरिम रिलीफ जो मिलता है ना, जैसे जाते साथ आप कहते हैं भी पहले ये काम तो करें फिर उसके बाद मेरिट पे फैसला होगा, तो जो पहले ही जाते साथ इस्तदा इन्होंने करनी है उसमें उन्होंने ये चीज़ शामिल कर ली है कि जो ऑलरेडी नशिस्तें दी हुई हैं पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को, जेयूआईएफ को, या जिसको भी बांटी हैं, उनके जो नोटिफिकेशन है वो डी नोटिफाई करवाए जाएं। तो सबसे पहले तो ये काम होगा। उससे ये होगा, अगर इनको ये इस्तदा, इनकी इंटरिम रिलीफ मिल जाता है तो उससे सबसे बड़ा काम तो यही होगा कि जो नशिस्तें उन्हें मिली हुई हैं वो नशिस्तें मुअत्तल हो जाएंगी। अगर नोटिफिकेशन मुअत्तल हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं बरकरार रहेगी और फिर हुकूमत के लिए कोई भी आईनी तरमीम कम अज़ कम उस वक्त तक पॉसिबल नहीं रहेगी जब तक कि वो इंटरिम ऑर्डर बरकरार रहेगा। तो ये पीटीआई ने एक बड़ी चाल चली है और इसमें ये इस्तदा की है। मुझे इस केस में इसलिए भी उम्मीद बंधती नज़र आ रही है कि एक तो इसमें काजी फायज़ ईसा साहब मौजूद नहीं है बज़ाते ख़ुद, और दूसरी वजह यह है कि इसमें सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो लॉयर हैं। फैसल सिद्दीकी साहब भी अच्छे कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, साथ में सलमान अकरम राजा साहब भी हैं। तो सलमान अकरम राजा साहब बहुत प्रोफेशनली केस को डील करते हैं, उनकी काबिलियत पे मुझे कोई शक नहीं है। तो इसलिए भी मेरी उम्मीद बंधी हुई है कि ये जो केस है इसमें बहुत चांस है कि पीटीआई के हक़ में फ़ैसला आ सकता है। तो जनाब ये बड़ा अब कल दू बदू मामला है, इसके ऊपर सबकी नज़रें हैं। सर्टनली ये केस है, इसकी मज़ीद डिटेल्स पे पहले व्लॉग में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, आप उसको भी फर्दर देख सकते हैं मज़ीद क्लैरिफिकेशन के लिए। इसके साथ साथ जी कल एक और अहम केस जो सुप्रीम कोर्ट में, वो फैज़ाबाद धरना कमीशन का केस है, जिसके ऊपर अब कमीशन की जो रिपोर्ट है वो जमा करा दी गई है। काजी फायज़ ईसा साहब एक फ़ैसला देकर जिसको अपने सीने पर तमगे की तरह सजा कर फिरते थे, वो फ़ैसला था ये फैज़ाबाद धरने का फ़ैसला, कि जिसमें उन्होंने
उस वक्त के सिटिंग जो लोग थे, फौजी थे, उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया और उनके ऊपर उन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने सियासत में मुदाखलत की है और इसलिए उन्हें बड़ा बाहिम्मत और एंटी इस्टेब्लिशमेंट जज के तौर पर देखा जाता था उस दौर में। लेकिन अब बज़ाहिर लग रहा है कि उनका ये जो एक तमगा था उनसे वो छिन जाएगा। उसकी वजह ये है कि जो उस सारे केस में लोग खुद इन्वॉल्व रहे, जिन्होंने ये सारे मामलात को टैकल किया, उस वक्त की जो हुकूमत के लोग थे, वो सारे बिल्कुल क्लीन चिट दे चुके हैं जी फैज़ हमीद साहब को। और इस सिलसिले में जो एक कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन की जो रिपोर्ट सामने आई, वो जब रिपोर्ट सामने आई थी मैंने उस वक्त भी उस पर डिटेल में बात की थी। अब ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा भी करा दी गई है, जिसके चीदा निकात ये कहते हैं कि ना तो वो धरना इस्टेब्लिशमेंट ने खुद वहाँ पर करवाया, प्लांट करवाया, किसी के इमा पर नहीं हुआ। दूसरा, उसमें ये क्लीन चिट दी कि किसी ने अपनी मर्ज़ी से जाके वहाँ पर सियासत में मुदाखलत नहीं की। अगर किसी ने कोई थोड़ा बहुत किरदार अदा किया तो वज़ीर आज़म की हिदायत पर जाकर उन्होंने काम किया था, तो इस लिहाज से भी उनको क्लीन चिट दे दी गई। तीसरा, जो उसके नज़रसानी की अपीलें की गई थी इस केस में, उसमें 8 दरख्वास्तें थीं और ये भी इस कमीशन ने लिख दिया है इसमें कि ये 8 की 8 दरख्वास्तें आ जाना, ये सब एक महज इत्तेफाक था, इसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं थी। तो ये भी होता है हमारे मुल्क में। तो जब ये लोग ताकतवरों को क्लीन चिट देने पर आते हैं तो फिर इस तरह से होता है। और ख़ुद PMLN की हुकूमत जो है वो भी इस सारे मामले के पीछे से हाथ तकरीबन उठा गई है। सनाउल्लाह साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने TV पर ये कहा कि नहीं जी इसमें फैज़ हमीद इन्वॉल्व नहीं थे, हालांकि हर बात का ये इल्ज़ाम फैज़ हमीद साहब पर डालते हैं। तो ये बात बड़ी क्लियर है, सबको पता होनी चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट में ये एक अनसेड किस्म का एक कंसेंसस मौजूद है कि उनके किसी साबिक चीफ के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होने देनी, ये रास्ता नहीं खुलना चाहिए। जिस तरह से मुक़द्दस गाय उन्हें समझा जाता है उस तरह उन्हें मुक़द्दस गाय ही समझा जाए, भले किसी ने कुछ भी किया हो। अगर ये रास्ता खुल गया तो फिर तो कोई बचेगा ही नहीं। तो लिहाजा उन्होंने हमेशा अपने जाने वालों को प्रोटेक्ट किया है और कभी किसी के ख़िलाफ़ सिविलियन यानी कोर्ट्स में या सिविलियन अदालती निज़ाम में किसी तरह की कोई कार्रवाई कभी नहीं हुई, हत्ता कि कहीं पेश भी नहीं होना पड़ा कभी किसी को। तो यही उन्होंने रिवायत को बरकरार रखा है और PMLN की हुकूमत ने भी इसमें पूरी उनकी मदद की है जी, हुजूरी की है और उन्होंने कहा जो हुक्म मेरे आका, और वो भी अपने तमाम कहे हुए अकवाल से पीछे हट गए। काजी साहब बेचारे इस मामले पर भी अकेले रह गए हैं और अब वो जो तमगा वाहिद उनके पास था कि जी उन्होंने बड़ा दिलेराना फ़ैसला किया, वो भी अब फ़ैसला जो है वो अब अपनी अफादियत खो चुका है। तो ये जी अब मामला मट्टी इस पर पड़ चुकी है, कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। अब फर्दर बेचारे काजी साहब चाहें भी तो इसमें फ़र्दर किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकेंगे शायद। तो बहरहाल जी इस केस की भी समाअत होनी है। इसके साथ साथ जी कल 2 अहम मामलात जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत होंगे। एक तो इमरान खान साहब की अलकादिर ट्रस्ट केस में ज़मानत की दरख्वास्त है। अगर इसमें कल प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल हो जाते हैं तो कल ही फ़ैसला आ सकता है, लेकिन कभी इम्कान ये है कि प्रोसिक्यूटर इसमें अपने दलाइल मुकम्मल नहीं करेंगे। इस केस में लतीफ़ खोसा साहब इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट करें, वो ऑलरेडी अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। ये वही केस है जिसका मेरिट पे ट्रायल जो है वो इस वक्त अडयाला में हो रहा है, लेकिन इसमें ज़मानत की दरख्वास्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रही है। तो अब इस केस में लतीफ़ खोसा साहब अपनी बात कर चुके हैं। अब प्रोसिक्यूटर की तरफ से इसमें दलाइल जारी हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि अभी वो मज़ीद दलाइल जारी रखेंगे, इल्तवा में रखेंगे ताकि इस केस में खान साहब की ज़मानत ना हो सके। तो एक तो ये चीज़ है और दूसरा इसमें एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम मामला जो है वो ज़ेर बहस आएगा, वो होगा जनाब साइफ़र केस की भी इसमें आज समाअत होगी। इसके साथ साथ एक कल अहम फैसला मुतवक्के है, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुतालिक है। सॉरी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी एक अहम फैसला मुतवक्के है और ये कैसरा इलाही साहिबा की दरख्वास्त थी उनकी अहलिया की, जिसमें उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो या उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया जाए या फिर उनको घर पे शिफ्ट कर दिया जाए और उनके घर को ही सब जेल करार दे दिया जाए। तो ये रिक्वेस्ट की गई थी कैसरा इलाही साहिबा की तरफ से। अब इसके ऊपर भी फैसला मुतवक्के है, तो लेट्स सी कि कल इस पर क्या फ़ैसला आता है। आज ये मेरा खाना पीना साथ चल रहा है। बहरहाल तो ये भी है जनाब जी। और उसके साथ साथ अब ये जो हैं सारे केसेस के मामलात हैं जो कि इंटरेस्टिंग हैं कि अगले 1-2 दिनों में आपके सामने चीज़ें आएंगी।
कल की हेयरिंग से पता चल जाएगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। अब आ जाते हैं जी कि 9 मई के ऊपर क्या प्लान्स जो हैं वो फाइनल हो रहे हैं। 9 मई के ऊपर हुकूमत ने ये काम किया है कि सूबाई असम्बली का इजलास भी बुला लिया है पंजाब की, और कौमी असम्बली का इजलास भी बुला लिया है। इनका प्लान ये है कि उस इजलास में 9 मई के वाक़े की भरपूर अल्फाज में मज़म्मत की जाएगी, पीटीआई को खूब इसमें कसूरवार ठहराया जाएगा, उनके लत्ते लिए जाएंगे, उनको दहशतगर्द करार दिया जाएगा, और इदारों के साथ पूरी अपनी यकजहती का इजहार किया जाएगा। और इस सारे मामले के ऊपर, यानी इस सारा जो 1 साल पहले वाक़या, अफसोसनाक वाक़या था बहरहाल जो हुआ, उसको अच्छी तरह से दोबारा से ज़िंदा करके उसको पीटीआई को मज़ीद एम्बेरस करने की जो है वो इसके ऊपर कोशिश की जाएगी कि उन्हें बैकफुट पर धकेला जाए। तो इधर से तो ये प्लान है। इसके अलावा इस पूरे वीक में आप देखेंगे कि कुछ कोशिश होगी कि नए और लोगों को भी सज़ाएँ सुनवाई जा सकें मुख्तलिफ़ अदालतों से, ये भी सामने आ सकता है मामला। और हम देखेंगे कि इसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको सोशल मीडिया पर, मीडिया के ऊपर भी इस किस्म की पूरी कैंपेन्स नज़र आएंगी जो कि 9 मई में इदारों के साथ इज़हार यकजहती करती नज़र आएंगी, जबकि पीटीआई वगैरह के ख़िलाफ़ जो है वो एक आपको कैंपेन नज़र आएगी। तो ये हमें हुकूमत के प्लान्स इसमें नज़र आ रहे हैं। अब अगर हम पीटीआई के प्लान्स देखें तो पीटीआई ने भी अपने प्लान्स बनाए हैं। एक तो जी खान साहब की हिदायत और उमर अयूब साहब ने आज सर्कुलर जारी किया, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि पूरे पाकिस्तान में 9 मई के ऊपर जो है वो रैलीज़ निकाली जाएँ, जलसे जुलूस किए जाएँ, कन्वेंशंस किए जाएँ और लोगों को बाहर निकाला जाए। पीटीआई के फ्लैग्स जो हैं वो लगाए जाएं और इमरान खान साहब के प्लेकार्ड्स उठाए जाएं, कैदी 804 के नारे लगे हुए हों, और इन्होंने भी इस दिन को भरपूर अंदाज में मनाने का फ़ैसला किया है। इनका मकसद दूसरी तरफ ये होगा, जहां हुकूमत ये प्लान कर रही है कि इनको एक दहशतगर्द और पुरतशद्दुद और फसादी किस्म की जमात डिक्लेयर करवाया जाए, तो वहीं इनकी कोशिश ये होगी कि ये इसमें पूरी तरह अपने मौक़िफ़ को वाज़े करें कि ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये हमारे ख़िलाफ़ हुआ, हमें सारा नुकसान हुआ, और ये इसको इस तरीके से अपने तौर पर सेलिब्रेट करेंगे कि जी हमारी जमात को इसकी आड़ में निशाना बनाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, कुचलने की पूरी कोशिश की गई वगैरह वगैरह। तो दोनों तरफ के प्लान्स अपने अपने हैं। पीटीआई को इसमें अगेन टफ़ टाइम मिलेगा। पंजाब में स्पेशली इन्हें उस तरह से रैलीज़ वगैरह नहीं निकालने दी जाएंगी और दोबारा से काफ़ी हाई हैंडेडनेस से इनको डील किया जाएगा। और दूसरी तरफ इनकी कोशिश होगी कि इसको मुकम्मल तौर पर सोशल मीडिया पर हाईजैक करें और अपने नैरेटिव को ये प्रिवेल करवाएं। इसमें ये पूरा एक प्रोग्राम्स का सिलसिला शुरू करेंगे, कैंपेन्स चलाएंगे सोशल मीडिया पर, और ये अपने नैरेटिव को इसमें डिफेंड करेंगे। अगर आप मेरा ज़ाती तौर पर इस वाक़े से मुतालिक नैरेटिव देखना चाहते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि अफसोसनाक दिन था दोनों वजूहात की बिना पर। पहली वजह कि जिस तरह से एक साबिक़ वज़ीर आज़म को इन्होंने गिरफ़्तार किया तौहीन अमेज़ अंदाज में, तहकीर करते हुए उनकी, और जिस तरीके से उनको किया गया बिला ज़रूरत, ये एक बहुत अफसोसनाक अमर है। और इस वजह से भी, और मकबूल तरीन वो मुल्क का लीडर है जिसको आपने इस अंदाज से लोगों की दिल आज़ारी की, इस तरीके से उसे गिरफ़्तार करके, वो कोई दहशतगर्द नहीं था और वो सरेंडर करने अदालत में ही पहुंचा हुआ था, वहाँ से इस अंदाज से मारपीट करके ज़रूरत नहीं थी तशद्दुद करके उन्हें इस तरीके से गिरफ़्तार करने की। तो इस लिहाज से भी एक अफसोसनाक दिन है। और फिर जो उसके बाद हमने मनाजिर देखे, पुरतशद्दुद मनाजिर थे, और वो भी अच्छे मनाजिर नहीं थे कि जब हम ये देखें कि लोग अपने इदारों के सामने एहतजाज करें, तो वो भी हमें कोई देखने में बहुत अच्छे मनाजिर नहीं थे। तो मेरा इस पर राय ये है कि दोनों तरफ से ये अच्छे नहीं थे, लेकिन अगेन वही बात है कि जो पहले विजुअल्स क्रिएट हुए उसने लाजमी तौर पर लोगों के अंदर एक इश्तियाल फैलाया। तो अब इसके ऊपर जो हक सच की बात है वो ये कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए थी, जो इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि पुलिस ने इन्हें नहीं रोका मुजाहिरीन को, क्या वजह थी कि बिल्कुल ये मुजाहिरीन जो थे, जो बज़ाहिर पुरअमन एहतजाज करने के लिए इन जगहों पर पहुँचे थे, ये मुतशद्दिद कैसे हुआ एहतजाज, वो CCTV फुटेजेस कहाँ हैं, उसके ऊपर क्यों अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई, और फिर ये कि जो लोग छोड़ गए पार्टी वो कैसे आज़ाद हो गए इन तमाम मुकदमात से। तो ये तमाम चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए थी, लेकिन ये नहीं हुई, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी का जो नैरेटिव PTI का जो नैरेटिव है वो फिर स्ट्रॉन्ग होता नज़र आता है कि उन्होंने एज ए जमात इसकी कोई मनसूबाबंदी नहीं की। और दूसरी बात ये कि 8 फरवरी का जो इंतखाब था, ये भी हमें मानना पड़ेगा कि लोगों ने PTI के नैरेटिव को सपोर्ट किया और उनको भारी तादाद में नशिस्तें जितवा कर इस बात का ऐलान किया कि उन्होंने 9 मई के वाक़े को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दी, और वो ये समझते हैं
कि जो 8 फरवरी को उन्होंने रिज़ल्ट दिया उससे ये पता चलता है कि उन्होंने पीटीआई के नैरेटिव को सपोर्ट किया है। तो बहरहाल जी ये 9 मई के प्लान्स अपने अपने फाइनल हैं। इस पूरे वीक में आप इसका शोर सुनते रहेंगे। आखिर में आपको 2 बातें और बता दें कि जो किसान हैं वो बेचारे परेशान हैं, लेकिन अब उन्होंने एहतजाज का जो ऐलान किया वो 10 मई को जाके किया है। और माजरत के साथ, लेकिन ये जो किसान ये किसानों के जो इत्तेहाद है, उनके जो तर्जुमान हैं या सदर वगैरह हैं या अहदेदारान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, ये बुनियादी तौर पर बहुत कॉम्प्रोमाइज़ लोग लगते हैं। ये ख़ुद ऐसा लगता है कि जो अशराफिया है उन्हीं के नुमाइंदे हैं और इनका काम सिर्फ ये है कि ये जो नीचे वाला किसान है उसको किसी तरह इधर उधर तसल्ली करा दे और ख़ुद अगर आप कहें कि इनका भी कोई ख़ास नुकसान नहीं होता, इनका नुकसान वैसे भी सरकार ख़ुद ही पूरा कर देती है। तो ये बेसिकली वो जो एहतजाज की लहर होती है उसको उल्टा तोड़ने का काम करते हैं। भाई जब गंदुम उनकी बार पड़ी एहतजाज तब करो, 10 मई तक एहतजाज लटकाया हुआ है और ऊपर से हम देखते हैं कि ये कोई मौसर एहतजाज पहले भी इन्होंने ऐलान किया था, उस वक्त भी इन्होंने कोई ऐसा एहतजाज नहीं किया जिसकी वजह से हुकूमत मजबूर हो जाए कि किसानों की बात सुने। तो ये अभी भी इसी तरह का ही मुझे मामला नज़र आ रहा है। और ये जो गुजरात वाला वाक़या है जिसमें ख्वाजा सराओं ने पुलिस वालों की फेंटी लगाई है, इस मामले का भी ड्रॉप सीन हो गया है और इस मामले को भी सुलह सफाई करके मिट्टी पाओ तरीके से जो है वो ख़त्म कर लिया गया है। 1-2 पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए हैं। इसके बारे में जो मज़ीद आई थी डिटेल्स, वो जो मैं एंटिसिपेट कर रही थी वो मेरी बात दुरुस्त थी। पता यही चला है कि ख्वाजा सरा को पुलिस वालों ने ना सिर्फ छेड़ा, तंग किया, उससे पैसे छीने, बल्कि उसका ये कहना है कि उसने ज़्यादती भी की उनके साथ और ये इंतहाई दर्दनाक सलूक है जो किसी के साथ आप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं क्या फ़र्दर कमेंट करूं, लेकिन उसके बाद फिर उन ख्वाजा सराओं ने जो रद्दमल दिया वो भी आपने देखा वीडियोस में और अब अल्टीमेटली बात को ख़त्म करवा दिया गया है कि ना तो ख्वाजा सराओं के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी और ना ही उनके ऊपर कोई मुकदमात होंगे जो भी उन्होंने बाद में आके थाने पे हल्ला बोला। अलबत्ता उन्होंने 1-2 एहलकारों को ज़रूर मुअत्तल किया है। तो ये जी इस मामले को इन्होंने वाइंड अप किया है। लेकिन बात वही है कि जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो तो उसके बाद आप इस मुल्क में कुछ भी कहीं से भी किसी से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।